यार देखो, हम सब लोग अभी नाश्ता करके वापस आ रहे हैं। चाहे पराठे बहुत कड़क थे, खाने में मजा नहीं आया, लेकिन हमने ओवरऑल एंजॉय किया। ऐसा ही हुआ, ओवरऑल एक अच्छा टाइम गुजरा हमारा साथ, थोड़ी गपशप लग गई। एक चीज जो मेरे हिसाब से एज अ सोसाइटी हमें बढ़ती जा रही है, उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा आज। पहले हम ग्लोबल मैप पे चीजें देखते हैं, ठीक है। अभी सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इज यूएस। ग्लोबल पावर भी वही है। हम वहां क्या देखते हैं, वहां ओबिसिटी इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। लोग मोटे से मोटे होते जा रहे हैं। इनफैक्ट ओबिसिटी इज वन ऑफ द रीजंस कि लोगों की डेथ हो रही है, इतने हेल्दी अनहेल्दी हो रहे हैं कि वो मर रहे हैं। इसी तरह अब यूएस है, वहां लोग ओवर ईटिंग से मर रहे हैं। इसी तरह अफ्रीका है और बहुत सारे गरीब ममालिक हैं जहां लोगों के पास खाने को नहीं है। ऐसा ही है। देखो, सेम चीज हमारे मुल्क में भी है। हमारे मुल्क में क्या है, जो लोग अमीर हैं वो इतने अमीर हैं कि एक वक्त में 6-7 डिशेस खाना बच रहा है, जाया हो रहा है। और जो लोग गरीब हैं वो बेचारे फाकी कर रहे हैं, उनके पास रोटी प्याज, 3 वक्त की रोटी प्याज नहीं है खाने को। हम लोग दूसरों के लिए दिल में तकलीफ रखें अपनी, वो तो जरूरी है। इंसान होने के नाते वो तो जरूरी है कि हम दूसरों की तकलीफ रखें दिल में, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज वेरी नेसेसरी कि हम एट द मिनिमम रिस्क को जाया होने से बचा लें। ठीक है। ये मेरे अपने घर में भी ना, इस बात पर मैं सब पे बहुत नाराज होता हूँ, लेकिन इसको अप्लाई करना मुझे पता है बहुत मुश्किल है। उतना आप लोग रिस्क मंगवाओ कि जाया ना हो। ठीक है। अगर हम लोग जाते हैं ना, इससे 3 टाइम्स बिल भी आता ना तो कोई मसला नहीं था, अल्लाह पाक का शुक्र है, कोई मसला नहीं था। असल चीज है रिस्क जाया ना हो। आपको पता है, एक पूरी क्लास है इकोनॉमिस्ट की, वो बोलते हैं जो दुनिया है ना, हम बोलते हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये बकवास है। द की थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कुछ लोग हैं उनके पास खाने को इतना ज्यादा है, और कुछ लोग हैं वो बिल्कुल भूख के मारे मर रहे हैं। हमें सबसे पहले तो अपने रब का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ऐसी क्लास में हैं कि हम ये एंजॉयमेंट कर सकते हैं। हम लोग ऐसी क्लास में कि हम लोग ऐसे जाके नाश्ते मजे से कर सकते हैं। लोग सोच नहीं सकते भाई ये सब चीजों का। मेरे वाले साहब अपना टाइम बताते थे, माय फादर, ही टोल्ड मी कि उनको हफ्ते में 1 दफा पराठा और 1 दफा अंडा मिलता है। उनकी फैमिली इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। हम लोग तो बहुत ब्लेसेड क्लास में इतनी जाके पार्टी करके आ गए। तो हम एटलीस्ट ये कोशिश करें कि हम रिस्क को जाया ना करें। अगर खुदा ना खास्ता बच जाता है, खुदा ना खास्ता बच जाता है, तो किसी को दे दे। हमारा हमारा थोड़ा बहुत खाना बचा वो इस हालत में बचा कि हम किसी को, मुझे देते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा। तब आप लोग एक लाइफ लेसन टेक अवे कर लो इस क्लास से। रिस्क हमेशा उतना डालो जितना खाना है, और अगर खुदा ना खास्ता बच जाए किसी को दे दो। अगर आपने इसकी मिसाल देखनी है ना, तो आप देखो शादियों में। यार लोग पता नहीं, ऐसा लगता है या तो लोगों ने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया है, इतनी प्लेटें भर लेती है। मुझे अभी तक एक होता है ना आपकी मेमोरी में फ्रीज हो जाना। एक जगह मैं गया किसी एक शादी में, वहां देखा अंकल ने भाई पूरा पहाड़ बनाया हुआ एकदम ना, पहले बिरयानी की तय, फिर टिक्कों की तय, फिर कबाबों की तय, साइड में सलादों की तय। मैंने कहा अंकल कितने पूरी टेबल के लिए आप खाना लेके जा रहे हैं। और फिर रिस्क जाया होता है इस तरह। रिस्क जाया नहीं करो, और प्लीज मेरी बात सुन लो, ठीक है। ये तो हमने छोटा सा एक मेरे जहन में बात ही तो हमने वो कर। हम आते हैं अपनी बुक पे। हम अपनी बुक पे चल रहे थे। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो मेमोरी का था। सही है कि हम अपनी मेमोरी बेहतर कैसे कर सकते हैं, एग्जाम से बेहतर पढ़ने को कैसे कर सकते हैं। अब एक और बात ये राइटर बताता है कि हमारा ब्रेन ना मल्टी सेंसरी इंफॉर्मेशन को बेहतर याद रखता है, बेहतर प्रोसेस कर सकता है। मिसाल के तौर पर मल्टी सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। अब मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं, आप लोग मुझे देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो साथ साथ। अगर मैं इस क्लास से बाहर चला जाऊं, सिर्फ एक ऑडियो प्ले हो रही हो, तो आप लोगों को मुझे रिलेटिवली कम याद रखोगे, मतलब तुम लोगों को कोर्स कंटेंट कम याद होगा। दिस इज हाउ द ब्रेन इज, दिस इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। अब राइटर इसकी कुछ मिसालें देते हैं। पहली बात ये कि हमारे सेंसेस बहुत सारे, स्मेल है, देखना है, सुनना है, फिजिकल टच है। आजकल के जमाने में पढ़ाई के दौरान फिजिकल टच तो खत्म हो गया, वरना पुराने जमाने के टीचर कुट मार मार के फिजिकल टच भी करा देते, वो तो हमारा खत्म हो गया। अब हम सिर्फ 3 चीजों पे गए हैं, स्मेल, देखना और सुनना। ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें कुछ लोगों को एक सिनेमा लेके गए, उनको एक मूवी दिखाई। सही है।
फिर उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को जिस क्लास में डिवाइड किया वहां नॉर्मल स्मेल थी, जिस तरह हमारा नॉर्मल है। दूसरे ग्रुप की क्लास में पॉपकॉर्न की स्मेल छोड़ दी। जनरली जब आप मूवीज देखते हो तो आप पॉपकॉर्न वगैरह खा रहे होते हो ना, तो वो क्लास जहां पे पॉपकॉर्न की स्मेल रिलीज कर दी गई थी, उसने मूवी को बेहतर तरीके से, ज्यादा एक्यूरेट तरीके से रिकॉर्ड किया। अजीब बात क्या है कि हम जो फाइनली देखते हैं ना, हमारा रेटिना होता है वो देखता है, उससे आगे आपकी रोशनी 50 चीजों से गुजर रही है, आपका कॉर्निया आगे झिल्ली है। आपका जो कान है, जो आप कान की इंफॉर्मेशन लिसनिंग की प्रोसेस करते हो ना, वो अल्टीमेटली आपके लिसनिंग रिसेप्टर सेल्स हैं, वो एयर ड्रम से प्रोटेक्टेड है। स्मेल वाहिद वो हिस्स है जो किसी से प्रोटेक्टेड नहीं है। वाहिद चीज जो उसको दिमाग तक जाने से रोकती है वो आपके चूहे हैं, बुगर्स हैं, नाक के चूहे हैं, और कोई चीज आपकी स्मेल को नहीं रोकती। इसी वजह से स्मेल आपकी इमोशनल मेमोरीज बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर लेती। राइटर क्या बताता है, एक वॉर वेटरन था, वो वॉर से वापस आया, उसने एक जंग में जंग लड़के वापस आ रहा था, उसने एक मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया, उसका दाखिला हो भी गया। उसका दाखिला हुआ, थोड़ी पढ़ाई वगैरह शुरू हुई, तो उसको मेडिकल स्कूल में था, उसको सर्जरी करनी थी किसी। तो सर्जन्स क्या करते हैं, कितने सारे वेजल्स होते हैं ना आपके, कट लगाते हैं, जाहिर बात है कहीं ना कहीं नस कटती है, तो वो खोलता वक्त ब्लेड यूज करते हैं ताकि जो नस कटे ना वो साथ साथ जल के बंद हो जाए, वरना तो खून बहना शुरू हो जाएगा अगर कट गया तो। उस बंदे ने, जो वॉर वेटरन था, उसने जैसे ही पहला कट लगाया ना, उसके जहन में सारी इमोशनल मेमोरीज ट्रिगर हो गई अपनी वॉर की। उसको रिकॉल ये हुआ कि किस तरह उसने एक बंदे का हेडशॉट लिया था और उस वक्त बारूद की क्या स्मेल थी, खून खराबी की क्या स्मेल थी। वो सारी मेमोरीज इतनी ज्यादा ट्रिगर हो गई, उसको मेडिकल स्कूल छोड़ना पड़ गया, इतने वो ट्रॉमे में चला गया। इसका मतलब क्या है, स्मेल इज वेरी क्लोज टू योर इमोशनल मेमोरीज। अब हम इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं। अब हम इसको पढ़ाई में कैसे यूज कर सकते हैं। पढ़ाई पे जाने से पहले हम एक प्रैक्टिकल टिप लेते हैं। अब आप लोग बड़े हो गए तो कभी ना कभी लाइफ में प्रेजेंटेशंस तो बनानी पड़ेंगी, क्लास के लिए भी प्रेजेंटेशंस बनाते हो। हमने मल्टी सेंसरी इंफॉर्मेशन बनानी है ना। अगर तुम अपने पीपीटी में सिर्फ टेक्स्ट रखोगे ना, उसका इम्पैक्ट कम आएगा। टेक्स्ट में पिक्चर डाल दोगे, बेहतर इम्पैक्ट आएगा। एनिमेशंस डाल दोगे और बेहतर इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि उतने ज्यादा आपके सेंसेस ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। थोड़ा बहुत आप म्यूजिक डालोगे, उसका भी शायद हो सकता है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज्यादा बेहतर हो जाए। जो राइटर ने कहा, टेक्स्ट के साथ एनिमेशन, फोटोज या कोई ऐसी चीज के बेहतर लोग कनेक्ट कर सके उससे। अब हम पढ़ने पर आ जाते हैं। मैंने अभी, राइटर ने स्पेसिफिकली पढ़ने की कोई मिसाल नहीं दी, मैं अब खुद सोच रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं। पहली बात, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, क्लास लेक्चर्स जो लोग रिकॉर्ड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस का आजकल चल रहा है, हेडफोन लगाए हुए हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ट्रैफिक फंसे हुए, तो वो लेक्चर चलता है, आपको वो उतने बेहतर तरीके से याद रहेगा ही नहीं। अगर मैं घर में बैठ के कोई सलीके से डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूं ना, देख भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं, वो मुझे ज्यादा याद रहेगी बनिस्बत उसके कि मैं गाड़ी में पॉडकास्ट लगा के जा रहा हूं, मुझे बहुत कम याद रहेगी। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी भी होती है, उसके नाम के अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हूं, सिर्फ सुन रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, पूरा डिस्ट्रैक्टेड हूँ। बनिस्बत उसकी अगर मैं उसको बैठ के फोकस करके देखूं भी और सुनूं भी। अब हम क्लास के लिए क्या कर सकते हैं भाई, आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, एक तो रिटर्न प्रैक्टिस करो। हमने पिछले में पढ़ा था कि जिस तरह का एग्जाम है उस तरह तैयारी करो, रिटर्न प्रैक्टिस करो। फिर जिस तरह कॉन्सेप्ट हमारा, उनको वर्बली कॉल आउट कर लो, आपस में एक दूसरे को पढ़ा लो। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो, मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ जाकर उनको पढ़ाओ, उसने खुद पढ़ा है, वो किसी को पढ़ा रहा है, उसके मजीद सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको भी बेहतर याद है। मेक सेंस? क्लियर है? यहां तक बात जो जरूरी थी वो रह गई थी, दैट इज कॉल्ड सेंसरी ब्रांडिंग। सेंसरी ब्रांडिंग क्या है कि स्मेल के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अब आप लोगों ने देखा होगा फूड ब्लॉगिंग होती है ना, तो एकदम ऐसे सिजलिंग कबाब दिखा रहे होते हैं। वो बेसिकली हम जब ऐसी वीडियोस देखते हैं, हमें ऐसा लगता है नाक में खुशबू जा रही है उसकी। सही है? राइटर बोलता है कि स्टारबक्स वाले जो हैं वो अपने एम्प्लॉइज को परफ्यूम नहीं पहनने देते। क्यों? वो बोलते हैं कि हमारी जो कॉफी का अरोमा है, कॉफी की स्मेल है, उससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और ये हमारा ब्रांड है। अगर हम इसकी स्मेल को आपके परफ्यूम से डाइल्यूट कर दें, हमारा ब्रांड चेंज होगा। इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंटर को पता था कि भाई मर्दों को एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल पसंद है, यहाँ लिखा हुआ रोज मैरॉक स्पाइसी फ्लोरल नोट्स।
और वुमेन को एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल पसंद है। तो बंदे ने क्या किया, अपनी शॉप में जो मर्दों वाला एरिया था वहां पे मर्दों की पसंद की स्मेल छोड़ दी और फीमेल वाली एरिया में फीमेल की पसंद की स्मेल छोड़ दी। उससे क्या हुआ, सेल्स बढ़ गई, मर्दों की भी सेल्स बढ़ गई, फीमेल की भी सेल्स बढ़ गई। इसी तरह अगर आप वो कोई ऑफ रोडर लेने जा रहे हैं, अगर आपके शोरूम में ऑफ रोड में क्या होता है, दरख्तों की स्मेल है, घास की स्मेल है, ये सारी स्मेल आ रही होंगी ना, तो आप कस्टमर को ज्यादा कन्विंसिंग भी कर सकेंगे और आपकी सेल भी आसान हो सकेगी। अब इसको हम अप्लाई किस तरह करें? अगर तुम लोग कभी कोई बिजनेस करते हो ना, आजकल के जमाने में हर बंदा फूड के बिजनेस में घुसा हुआ है। लेट्स से तुम लोग फूड का बिजनेस करते हो, मिसाल दे रहा हूं, तो कोशिश करना कि अपने फूड की जो स्मेल है वो मैक्सिमम स्प्रेड कर सको। जिस तरह टिक्के है ना, पहले एक ट्रेंड होता था सारा टिक्के कबाब बैक एंड पे पीछे किचन में बनता था, अब हर कोई सामने बना रहा है। क्यों? स्मेल आती है, देखने में अच्छा लगता है, उससे ज्यादा बिकाई होती है। एक है अपना, एक पुराना सीजन है, मैड लैब्स नाम में, या पता नहीं मैन लैब है, इस तरह वो एक सीजन है। वो उसको एक बंदे को टास्क मिलते हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है और ये बेचना है, कुछ करना है। इस बंदे को टास्क, मेरा ख्याल है मैड लैब्स नाम था उस सीजन का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था। तो उस बंदे को, होस्ट को टास्क मिला कि आपने एक बहुत ही अजीब किस्म का ना सी फूड बेचना है। सी फूड बेचना, देखने में बड़ा गंदा सा लग रहा। तो उसने क्या किया, उसने स्टॉल लगाया, लाइसेंस वाइसेंस ले लिया। अब पहले दिन स्टॉल में सारा सी फूड सामने रख के बैठा हुआ है, कोई आ ही नहीं रहा, कोई बिक्री नहीं हो रही, बिक्री नहीं हो रही। अगले दिन उसको कहा थोड़ा प्रोवोकेटिव बनो। प्रोवोकेटिव किस तरह? उसकी थोड़ी स्मेल ज्यादा फैलाओ, थोड़ा सा सिजलिंग इफेक्ट दो, थोड़ी साउंड्स प्ले करो ऐसे जिससे लोग अट्रैक्ट हो। उसकी बिक्री होनी शुरू हो गई। अब ये तो फूड बिजनेस की बात होगी। अब आप लोग कल कोई बिजनेस करते हो, उसको अप्लाई किस तरह करना है वो तुम लोग सोचो। मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में ये आइडिया किस तरह अप्लाई हो सकता है। लेकिन द की थिंग इज कि अगर आप स्मेल को प्रमोट कर रहे हो, हम कभी सोचते हैं हम किसी कैम्ब्रिज जा रहे हैं शॉपिंग करने के, लवाई जा रहे हैं, स्मेल से फर्क पड़ेगा? नहीं सोचते ना, लेकिन पड़ता है फर्क। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर। हम समझते हैं वी हैव फ्री विल, वी हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर आवरसेल्व्स, लेकिन दैट इज नॉट द केस। अल्टीमेटली वी आर बायोलॉजिकल बीइंग्स एंड वी आर मूव्ड इन अ लॉट ऑफ वेज व्हिच वी इवन डू नॉट नो। सही है भैया? अब वापस चले जाओ, ये जरूरी बात है।